So we'll start our next topic. अब हम इंडिया का एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम इंडिया का एनवायरनमेंट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में अब आपको ये पता है कि इंडिया के अंदर बहुत ही अच्छे अमाउंट में रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज में आता है लैंड, सॉइल, रिवर्स। सो इंडिया के पास लैंड भी बहुत अच्छा है जिस पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स को उगा सकते हैं। सॉइल भी बहुत अच्छी है जिस सॉइल पे आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे उन सॉइल में कई तरह की सॉइल आपको मिलती है, क्ले सॉइल भी मिलती है, ब्लैक सॉइल भी मिलती है, जिस पे आप अलग अलग तरह की क्रॉप्स को उगा सकते हो। और रिवर्स मिलती हैं जिससे आपको पानी की कमी नहीं होती। आप रिवर्स से फिशरीज़ वगैरह जैसे कि फ़िशेस को यूज़ कर सकते हैं, उसको अपने फूड में या इनकम के उससे यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ होती है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट वो चीज़ें हैं जिससे हमें डिफरेंट आयुर्वेदिक प्लांट्स एंड डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट स्पीशीज़ इंडिया में रह सकते हैं। सो ये सब फ़ायदे हैं कि इंडिया का इन्वायरमेंट में ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिसको एक इन्वायरमेंट में बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है और इससे एक इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा बन रहा है इंडिया का। और एक और बात है कि जो वर्ल्ड के 20% रिजर्व्स हैं, रिजर्व्स किसके? आयरन ओर के, कॉपर के, जिंक के। आयरन ओर, कॉपर और जिंक, ये तीन चीज़ों के रिजर्व्स इंडिया में सिर्फ और सिर्फ इंडिया में वर्ल्ड का 20% इंडिया में है। सो आप ये समझ लीजिए कि इतने बड़े वर्ल्ड में इतनी सारी कंट्रीज़ में 20% सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलता है। तो इंडिया इज़ रिच इन दीज रिजर्व्स। तो ये इंडिया के लिए एक बेनिफिट की तरह काम करता है, राइट? लेकिन क्या हो रहा है कि इंडिया में अब आप ये देखेंगे कि इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है। डेवलपिंग कंट्री का मतलब है कि इंडिया अभी डेवलप हो रही है, इंडिया अभी बन रही है, वो सही तरह से फुली डेवलप नहीं हुई है। तो इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करने की ज़रूरत है एक सही तरीके से। तो इससे क्या होता है, जब आप ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं तो एनवायरनमेंट पे एक प्रेशर आ जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और वो रिसोर्सेज आप कई रीज़न से यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टार्ट बाय स्टडिंग द इश्यूज़ कि इन्वायरमेंट में क्यों प्रेशर आ रहा है, ठीक है। तो इश्यूज़ को पढ़ते हैं। इश्यूज़ में है फर्स्ट लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये हुआ कि लैंड की जो क्वालिटी है वो दिन बर दिन कम होती जा रही है, लो होती जा रही है। देन वी हैव बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी का मतलब था हैबिटेट, कि लोगों को, एनिमल्स को हम रहने के लिए इन्वायरमेंट जगह प्रोवाइड करता है, एक प्लेस प्रोवाइड करता है। तो बायोडाइवर्सिटी लॉस में हम ये देख सकते हैं कि जैसे कि आप फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, आप लैंड को अपने घर बनाने के लिए हम ह्यूमंस यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो एनिमल्स और जो स्पीशीज़ हैं जो फॉरेस्ट में रिसाइड करती हैं, जो फॉरेस्ट में रहती हैं और जो फॉरेस्ट पे ट्रीज़ और फॉरेस्ट के लैंड पे डिपेंडेंट हैं, जैसे कि बर्ड्स हैं और वेरियस अदर एनिमल्स हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, वो लोग क्या हैं कि उन एनिमल्स को अब रहने में प्रॉब्लम होगी एंड दे डू नॉट हैव द स्पेस टू लिव।
फॉरेस्ट में वो लोग रिसाइड नहीं कर पाएंगे, और फॉरेस्ट में जब ट्रीज़ नहीं होंगे तो बर्ड्स कहाँ जाएंगे, वो कहीं और जाएंगे। अगर उस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर उनके रहने के लिए सही नहीं होगा तो वो बर्ड्स जो हैं एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, उनकी डेथ होने लग जाएगी। ऐसा ही सेम केस एनिमल्स के साथ है कि एनिमल्स को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए होता है रहने के लिए। इस तरीके से क्या होगा कि अगर आप उस एनवायरनमेंट को उन एनिमल्स के लिए छोड़ोगे ही नहीं, उन ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट को, लैंड्स को आप बर्बाद कर दोगे, तो साथ ही साथ आप एनिमल्स की लाइफ को भी ख़राब कर रहे हो। देन वी हैव एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में एक सबसे बड़ा इशू है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या कहाँ से होगा, स्पेशली हम यहाँ पे अर्बन सिटीज़ की एयर पोल्यूशन की बात करेंगे कि विलेजेस में भी है एयर पोल्यूशन, लेकिन अर्बन सिटीज़ में ज़्यादा है कि इन्वायरमेंट में आप हार्मफुल गैसेस रिलीज़ कर रहे हैं। देन वी हैव मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर को मेंटेन करना, फ्रेश वाटर को मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। देन वी हैव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि जो आप सॉलिड वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, एनिमल्स और ह्यूमंस जो प्लांट्स जो वेस्ट लीव करते हैं एनवायरनमेंट में, उस वेस्ट को हम कैसे मैनेज करें, ये सब चीज़ें आजकल बहुत बड़ा इशू बनती जा रही हैं। तो इसको अब हम स्टडी करते हैं, इनके रीजंस को स्टडी करते हैं और इनकी आगे डेप्थ में इनको स्टडी करेंगे। अब हम इन इश्यूज़ को पढ़ते हैं कि ये इश्यूज़ क्यों होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वील स्टडी द रीज़न ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का रीज़न देखते हैं। लैंड डिग्रेडेशन में बहुत सारे रीज़न्स आते हैं। फर्स्ट रीज़न इज़ deforestation. The next reason will be fodder extraction. Improper crop rotation. Improper crop rotation के साथ साथ आपका आता है extraction of ग्राउंड वाटर की अच्छा, इसका भी हम मतलब समझेंगे। देन वी हैव फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो ये कुछ रीज़न्स हैं। अब जो लैंड डिग्रेडेशन के रीज़न्स हैं वो बहुत सारे हैं। हम स्टार्ट करते हैं कि हम थोड़े से रीज़न से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन का आपको मतलब पता है कि आप पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दें। फॉडर एक्सट्रैक्शन है, फॉडर एक्सट्रैक्शन और कि आप जो फॉडर प्रोवाइड करते हैं। देन वी हैव इम्प्रॉपर क्रॉप रोटेशन कि आप क्रॉप को सही तरीके से ग्रो नहीं कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे हम डिसाइड करते हैं कि पहले हम इस सीज़न में ये क्रॉप उगाएंगे, नेक्स्ट सीज़न में दूसरा क्रॉप उगाएंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर को आप ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लैंड से। फॉसिल फ्यूल्स को आप ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर ओवर ग्रेजिंग, जो काउज़ वगैरह हैं वो ज़्यादा ग्रेस कर रही हैं लैंड पे, या फिर ज़्यादा जो हैं वो लैंड पे जो ग्रास होती है उस पे डिपेंडेंट हैं और ज़्यादा ग्रेस करने आ रही हैं एक पर्टिकुलर लैंड पे, और उस लैंड को टाइम नहीं मिल रहा कि वो फिर से ग्रास को ग्रो कर सके। देन वी हैव एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन, हम एयर पोल्यूशन का रीज़न देखते हैं। ये तो था लैंड डिग्रेडेशन का, यहाँ पे हम आके देखेंगे एयर पोल्यूशन का। एयर पोल्यूशन में सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज़ आएंगी, देन आएगी व्हीकल्स। ठीक है, सो इंडस्ट्रीज़ और व्हीकल्स के साथ साथ वील हैव ठीक है, इंडस्ट्रीज़, व्हीकल्स और थर्मल पावर प्लांट्स, ये 3 रीजंस हैं। इंडस्ट्रीज़ आपको पता है कि हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करती हैं एनवायरनमेंट में। व्हीकल्स जो हैं, व्हीकल्स को हम ये देखते हैं कि व्हीकल्स का नंबर एनवायरनमेंट में दिन बर दिन ज़्यादा होता जा रहा है।
1951 में जो व्हीकल्स थी वो थी 3 lakhs, ठीक है। 1951 में हमारे पास में इंडिया में 3 lakhs व्हीकल्स थी, लेकिन 2003 में वी हैव, ये नंबर अब हम देखते हैं कि 67 करोड़ हो गई 3 लाख से 2003 में। तो आप देख सकते हैं 3 लाख से सीधा 67 करोड़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इतने से सालों में हमारे नंबर ऑफ़ व्हीकल्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। थर्मल पावर प्लांट्स में क्या होगा कि आप थर्मल पावर प्लांट्स में इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट होता है थर्मल पावर प्लांट्स की वजह से। सो अब हम ये देखते हैं कि इन चीज़ों की वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है। सो इनके हमने रीज़न्स पढ़े, साथ ही साथ अब हम ये देखते हैं कि इन इश्यूज़ को ख़त्म करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। फर्स्ट रीज़न इज़ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए गए कि बोर्ड्स, या फिर आप बोल सकते हैं पोल्यूशन कंट्रोल कोर्ट्स बनाए गए कि वहाँ पर आप ये ऐसे इश्यूज़ पे काम किया जाता है कि पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। देन वी हैव चिपको मूवमेंट या फिर अपिको मूवमेंट। अब देखो चिपको मूवमेंट जो था, चिपको मूवमेंट सबसे पहले आया था हिमालयन रीजन्स में चिपको मूवमेंट आया, और अपिको मूवमेंट आया कर्नाटका में। तो चिपको मूवमेंट में होता क्या है, चिपको मूवमेंट में जो मेंस, वुमेन्स और चिल्ड्रन होते हैं वो क्या करते हैं कि ट्रीज़ को जाके हक कर लेते हैं कि हम इन ट्रीज़ को काटने नहीं देंगे। जो वुड कटर्स आते थे फॉरेस्ट में या जो भी उनके रेसिडेंशियल एरियाज़ में जो ट्रीज़ थे वहाँ पे किसी भी पर्पज़ से उनको ट्री काटना होता था, तो मैन वुमेन और बच्चे क्या करते थे, उन ट्रीज़ को जाके हक कर लेते थे कि हम इन ट्रीज़ को आपको काटने नहीं देंगे। तो इस मूवमेंट को चिपको मूवमेंट बोला गया हिमालयन रीजन्स में, एंड अपिको मूवमेंट बोला गया कर्नाटका में। सो इस तरह के मूवमेंट्स आए जिससे ऐसे इश्यूज़ पे काम किया गया, और इससे क्या हुआ कि पेड़ों को काटने में कहीं ना कहीं जो पेड़ कटते थे वो कहीं ना कहीं कम हो गए थे, और वुड कटर्स को वहाँ से भेज दिया जाता था कि हम आपको इन ट्रीज़ को काटने नहीं देंगे।